पिछली क्लास में हमने जिस बात का अध्ययन किया था उसे एक बार फिर रिमाइंड में करा देना चाह रहा हूँ ताकि आपको इससे पता चल जाएगा कि आप ये जो चैप्टर है उसके कंटिन्यूएशन में हम पढ़ाई कर रहे हैं। और हम देखेंगे कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है उसके बारे में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, पिछली क्लास में हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। देख और उसके बाद फिर इसके उसे हमने देखा आवर्त सारणी में। ये देखिए दाईं ओर, अपने आपके स्क्रीन में भी दाईं ओर होगा, है ना, ये ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं। 13 से 18 तक के तत्व जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद हमने आवर्त सारणी में भी देखा था यहाँ पर कि ये धातु अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। हीलियम को छोड़कर ये पूरे सारे जितने भी, ये जैसे देख रहे हैं, ये पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और उसके बाद इसके हम अधातु धातु के जो गुण हैं दोनों को हमने देखा। फिर ये देखिए अधातुओं के गुण को भी देखा। और फिर आवर्त सारणी में हम इसके आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ाई किया था कि कैसे आयनन क्षमता उसकी बढ़ती है। फिर उसके एटॉमिक साइज के बारे में, ये विद्युत ऋणात्मकता के बारे में हमने देखा था। हमने नाइट्रोजन गैस को कैसे बनाने की विधि कैसे प्राप्त किया जाता है इसके बारे में अध्ययन किया। बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि। फिर हमने देखा उसके गुणों के बारे में, फिर रासायनिक गुण, इसके उपयोग। और उसके बाद फिर हमने नाइट्रोजन के यौगिक में अमोनिया देखा था। सबसे पहले अमोनिया के बारे में, अमोनिया की संरचना, फिर अमोनिया के भौतिक गुण। उसके बाद रासायनिक गुणों के बारे में, संरचना, फिर रासायनिक गुणों के बारे में भी देखा था, है ना। अमोनिया की देखिए बनाने की विधि, और इस विधि को भी हम समझे थे कि कैसे अमोनिया बनाया जाता है प्रयोगशाला में। और कमर्शियल विधि भी देखे थे, है ना। और इसके बाद फिर अमोनिया के उपयोग हमने यहाँ तक स्टडी किया था। अब आज हम पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड। तो आपको पिछला पूरा स्मरण आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ रहे हैं आज के क्लास में नाइट्रिक एसिड, जो कि नाइट्रोजन का एक यौगिक है। नाइट्रिक एसिड का रासायनिक सूत्र जो है HNO3। और उसके बाद ये जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, माने ये प्रबल अम्ल है। अपने शुद्ध रूप में यह रंगहीन होता है, लेकिन जैसे पुराना होता जाता है तो एक पीले रंग में बदल जाता है। और यह अत्यधिक संक्षारक और विषाक्त होता है ना, जहरीला होता है। और इससे त्वचा में गंभीर जलन भी होती है। और इसके जो नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रेट लवण बनाने के लिए हाइड्रोक्साइड धातु और ऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया भी करते हैं। HNO3 का अगर हम उपयोग देखेंगे तो ये मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में, एक बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में भी पाया जाता है। और प्रयोगशाला में ज़्यादातर अधिकांशतः हम प्रयोगशाला में इसे अभिकर्मक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रिक एसिड की संरचना आप देखिए। आप अगर नोटबुक रखें हैं तो आप फटाफट डायग्राम भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ ब्लू कलर में आपको नाइट्रोजन दिख रहा है, और उसके बाद फिर जो रेड कलर में देखिए तीनों ओर में इस प्रकार से व्यवस्थित, और हाइड्रोजन येलो कलर में इस प्रकार से ये एक संरचना हमको दिखाई दे रही है। और इसे हम अपनी कॉपी पर बना भी सकते हैं, जो कि नाइट्रिक एसिड की संरचना है।
आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार बताएंगे माइक ऑन करके। आ रही आ रही है? है सर। ठीक आ रही है सर। ठीक ठीक। तो कम वाष्पशील अम्ल द्वारा अधिक वाष्पशील अम्ल को उसके साल्ट में से विस्थापित किया जा सकता है। देखिए नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए आप रिएक्शन को देखिए, यस सर। जो KNO3 है, KNO3 जो है, आप रिएक्शन को देखेंगे समझ में आ जाएगा कि ये जो अधिक वाष्पशील एक यौगिक है KNO3, इस पर अगर हम H2SO4 की क्रिया कराएं, ये जो कि कम वाष्पशील एक अम्ल है, कम वाष्पशील अम्ल जो है ये अधिक वाष्पशील अम्ल को इसके साल्ट से विस्थापित कर देता है। यानी H2SO4 जो है ये KNO3 से अभिक्रिया करने पर इसके जो साल्ट को, मतलब KHSO4 एक साल्ट है, KHSO4, तो ये पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट एक साल्ट में बदल जाता है, जिससे कि हमें क्या प्राप्त होता है, इधर देखिए HNO3। तो ये नाइट्रिक अम्ल बनाने की एक प्रयोगशाला विधि को हम यहाँ देखते हैं कि कम वाष्पशील अम्ल द्वारा अधिक वाष्पशील अम्ल में के अभिक्रिया कराने पर जो कम वाष्पशील अम्ल रहता है उसके लवण को बना करके HNO3 यहाँ पर से विस्थापित कर देता है। इस विधि को हम देखिए यहाँ पर, इसकी प्रयोगशाला विधि को देखिए चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देखिए KNO3 जो ले रहे थे यहाँ पर, है ना, ये इसमें दिख रहा है, क्या कहते हैं, बीकर में आपने देखो KNO3 प्लस H2SO4 ये बीकर में दिख रहा है, और उसके बाद ये इस वाले बीकर से फिर हम नीचे में ट्राईपॉड से इसे गर्म कर रहे हैं बर्नर लगा करके, और उसके बाद फिर ये जो है यहाँ से पाइप के द्वारा से यहाँ पर देखिए कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड बन रहा है। तो ये कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड, ये डायग्राम आपकी बुक में आपको मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है, आपको इसे अपने नोटबुक में भी बनाना है। तो इसे हम कैसे एकत्र कर रहे हैं इसके बारे में नीचे लिखा हुआ है कि द वेपर ऑफ नाइट्रिक एसिड आर कूल्ड एंड कंडेंस्ड। तो जो भी हमें उसकी जो वाष्प मिल रही है नाइट्रिक एसिड की, उसका जो वाष्प है उसे हम कूल्ड एंड कंडेंस्ड फॉर कलेक्शन एज शोन इन द डायग्राम। हमको उसको ठंडा रूप में प्राप्त करने के लिए इसमें देखिए आइस कोल्ड वाटर लिखा है, यहाँ पर हम उसको आइस कोल्ड वाटर में इसे रखे हुए हैं, एक ये फ्लास्क को, जिसमें हमको नाइट्रिक एसिड जो है प्राप्त हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं नाइट्रिक एसिड के भौतिक गुण। भौतिक गुण में देखिए नाइट्रिक एसिड का फार्मूला HNO3 होता है, फिर मॉलिक्यूलर वेट 63.01 ग्राम प्रति मोल है, और उसका डेंसिटी, उसका घनत्व जो है 1.51, यहाँ पर देख रहे हैं हम जिसका घनत्व 1.51 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। और उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट 83 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 83 डिग्री सेंटीग्रेड, और मेल्टिंग पॉइंट जो है -42 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये इसके भौतिक गुण है। उसके बाद हम पढ़ते हैं रासायनिक गुण। अब यहाँ पर रासायनिक गुण में हम देखेंगे कि नाइट्रिक एसिड जो है एक बहुत ही प्रबल अम्ल है, इसलिए ये देखिए नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये इसका पहला गुण है। उसके बाद हम देखते हैं नाइट्रिक एसिड जो है वो भूरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 में बनाने के लिए विघटित हो जाता है। यही कारण है कि यह समय के साथ भूरा हो जाता है, हालांकि ताजा नाइट्रिक एसिड रंगहीन होता है। ये जो है NO2 जो है ये भूरे रंग का NO2 हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है। केमिकल रिएक्शन में हम तीसरा देखते हैं, नाइट्रिक एसिड जो है ये मैग्नीशियम या मैग्नीज धातु, यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं, धातुओं के साथ क्रिया करता है हाइड्रोजन को छोड़ करके। हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करता है, लेकिन धातुओं से क्रिया करने पर ये हाइड्रोजन मुक्त करता है। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम जो है HNO3 से क्रिया करके यहाँ पर NO3 देखिए वोल्टवाइज, यहाँ पर लिखा हुआ MgNO3 वोल्टवाइज बनाता है। यहाँ पर H2 बच गया, वो H2 जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन गैस। उसके बाद मैग्नीज जो है यहाँ पर देखिए HNO3 से क्रिया करने के बाद मैग्नीज जो है वो मैग्नीज नाइट्राइड बनाता है, और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस यहाँ मुक्त होती है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। नाइट्रिक एसिड का उपयोग, अब हम देखते हैं नाइट्रिक एसिड का उपयोग क्या है। इसमें इसका उपयोग बहुत सारे क्षेत्रों में किया जाता है, मैं दैनिक जीवन में भी देखिए उर्वरकों के निर्माण में, प्लास्टिक डाई और उर्वरकों के निर्माण, और उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट्स का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट्स जो कि उर्वरकों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग TNT जैसे विस्फोटक बनाने में, इसका उपयोग ऑक्सीडाइजर के रूप में तरल ईंधन वाले रॉकेटों में उपयोग किया जाता है।
शुद्ध रूप में मस्से को हटाने में भी उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद इसका उपयोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक रासायनिक डोपिंग के एजेंट के रूप में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से हम नाइट्रिक एसिड के बहुत सारे उपयोगों को यहाँ पर देखते हैं। HNO3 जो है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, मैं पहले ही बताया था कि वो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर जो है, इसकी संरचना, लेवी संरचना यहाँ पर दिखाया गया है। 7 प्रकार के ऑक्साइड्स हैं और उनकी संरचना वेरी इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको आपको इसकी संरचना बना करके बुक में भी देखेंगे, मिल जाएगा आपको, और आप यहाँ से अब नोटबुक रखें उसमें भी बना सकते हैं, है ना, कि कैसे इसकी संरचना होती है। तो देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसमें नाइट्रो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या N2O या नाइट्रस ऑक्साइड, हम इसको सिंपल अगर आपको इजीली अगर याद रखना है तो आप नाइट्रस ऑक्साइड को याद रखिए। N2O नाइट्रस ऑक्साइड जो एक लॉफिंग गैस होती है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें आप देखिए, यहाँ पर देखिए N डबल बॉन्ड N है तो डबल बॉन्ड O, और उसके बाद जब NN का यहाँ पर बॉन्डिंग हो रहा है तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑक्सीजन पर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से एक अनुनादी संरचना को प्रदर्शित कर रहा है। देखिए यहाँ पर तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, जब यहाँ से एक सिंगल बॉन्ड हटके यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे। तो एक संरचना है नाइट्रस ऑक्साइड की। आप नाइट्रस ऑक्साइड लिख के रखिए, आपको डायग्राम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में बुक में मिल जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं N2O2 डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। N2O2 की संरचना देखिए, आप चाहे तो बना भी सकते हैं जल्दी से, मैं इसे थोड़ी देर रोक के भी रख रहा हूँ। N2O2 नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। इसके बाद हम देखते हैं N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। तो जब डाई नाइट्रोजन देखते हैं कि N बॉन्ड है और N बॉन्ड N, और उसके बाद इधर की ऑक्सीजन के साथ दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे दिखाई दे रहे हैं और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पे दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हम इसकी संरचना देखते हैं N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। इसके बाद का डायग्राम देखेंगे आप, तो इसमें आपको दिखाई देगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देखिए यहाँ पर NO2 किस प्रकार से इसमें व्यवस्थित है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डाई नाइट्रोजन टेट्रोऑक्साइड। देखिए N2O4, जब N2O4 हो गया, ऑक्सीजन अगर 4 अणु हो गए तो इसमें यहाँ पर दिखा रहे हैं तो टेट्रा ऑक्साइड। तो इस प्रकार से व्यवस्थित होता है। आप ये डायग्राम को भी अपने कॉपी पे बना सकते हैं। N सिंगल बॉन्ड N है, जबकि ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे है और 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पे है। डाई नाइट्रोजन टेट्रोऑक्साइड। इसके बाद देखेंगे डाई नाइट्रोजन पेंटोऑक्साइड। तो डाई नाइट्रोजन पेंटोऑक्साइड में ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन है, जो कि नाइट्रोजन के साथ में इस प्रकार से व्यवस्थित है कि नाइट्रोजन बॉन्ड N बॉन्ड जो N है के बीच में एक ऑक्सीजन है और बाकी 4 ऑक्सीजन इसके बाजू बाजू में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है डाई नाइट्रोजन पेंटोऑक्साइड। तो यहाँ पर हम देखें कि इसके जो भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं उनकी संरचना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम में नाइट्रोजन के ऑक्साइड और उनकी संरचना लिखिए, नाम लिख करके ऐसे एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए आपको इसके स्ट्रक्चर याद होना बहुत ही जरूरी है। तो हमने अभी देखा नाइट्रोजन का यौगिक अमोनिया, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नाइट्रिक एसिड जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट यौगिक होता है, और इसके बारे में हमने बनाने की विधि और उसके गुण और उसके उपयोग, उसकी संरचना, नाइट्रोजन के यौगिकों की संरचना, जो यौगिक बनते हैं उनकी संरचना, उसके ऑक्साइड्स की संरचना, उसके बारे में भी हमने देखा। अब हम देखेंगे
पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने अभी देखिए, या पी ब्लॉक एलिमेंट्स में यहाँ पर आप नाइट्रोजन के यौगिक पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे फास्फोरस के बारे में। ये देखिए पी यहाँ पर जो कि 15वें नंबर पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है ना, 13, 14 और 15 उसका परमाणु क्रमांक है। और जो फास्फोरस है उसके बारे में आपको स्टडी करना है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, जो कि फास्फोरस के अपर रूप या एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के अपर रूप के बारे में सबसे पहले हम सीखेंगे। प्रकृति में फास्फोरस के अलग अलग एलोट्रॉपिक रूप हैं, है ना, अलग अलग जो मतलब रूप पाए जाते हैं, अपर रूप होते हैं। आपको मालूम है अपर रूपता जो एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, तो एक अपर रूप को प्रदर्शित करता है ना। आपने कार्बन के अपर रूप पढ़े हैं पहले, तो उसी प्रकार से आपको इस साल फास्फोरस के अपर रूप पढ़ना है। आप फास्फोरस के महत्वपूर्ण एलोट्रॉपिक या अपर रूप जो होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं: सफ़ेद फास्फोरस, काला फास्फोरस और लाल फास्फोरस, है ना। और इसमें हम इस अध्याय में हम इनके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो भी अपर रूप होते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे जो सफ़ेद फास्फोरस। सफ़ेद फास्फोरस का क्या गुण होता है, देखिए P4, इससे प्रदर्शित करते हैं हम P4। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो गुण है उसमें हम देखते हैं कि सफ़ेद और वैक्सी ठोस होता है, मतलब मोमी ठोस, मोम के समान ठोस तरह दिखने वाला एक ट्रांसल्यूसेंट माने पारभासी, ट्रांसल्यूसेंट माने हमको आर पार थोड़ा बहुत दिखाई देता है ना। तो इस प्रकार से वो दिखता है फास्फोरस को। अगर आप देखेंगे तो ये एक पारभासी एक क्रिस्टलीय ठोस है जो कि मोम के समान होता है। और इसका कलर सफ़ेद है, ऑब्वियसली सफ़ेद ही होगा, व्हाइट फास्फोरस है। तो प्रकृति में जहर है, देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ प्रकृति में जहर है। और तीसरे पॉइंट में लिखा है कम स्थिर और अधिक प्रतिक्रियाशील। कम स्थिर और अधिक प्रतिक्रियाशील होता है और बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, पानी में नहीं घुलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड डाइसल्फाइड के साथ में CS2 के साथ, मैंने कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मिलाया जाता है तो यह घुल जाता है और अंधेरे में ये चमकता है। और इसका सफ़ेद रूप जो है PS3 देने वाले एक निष्क्रिय वातावरण में NaOH में घुल जाता है। जो प्रतिक्रिया होती है वो इस प्रकार है, देखिए आप नीचे में रिएक्शन लिखा हुआ है। P4 जो है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ में मिला के इसको गर्म करते हैं तब ये बनाता है फास्फीन PS3 और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये सोडियम हाइपोफॉस्फाइड यहाँ पर बन रहा है और ये जो फास्फीन बनता है दिख रहा है। तो ये सफ़ेद रूप जो है PS3 देने वाले एक निष्क्रिय वातावरण में NOH के साथ घुल जाता है। तो ये हमने यहाँ पर देखा था पानी में नहीं घुलता है, लेकिन इसको अगर घोलना है तो हमको NaOH और H2O के साथ में और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिला करके अगर घोलेंगे तो ये घुल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी संरचना P4। तो फास्फोरस जो श्वेत फास्फोरस या सफ़ेद फास्फोरस है उसकी संरचना के बारे में आप इस डायग्राम को बना भी सकते हैं। और ये एक पिरामिडल शेप में दिख रहा है। और पी बॉन्ड पी इसका जो 225 PM लिखा हुआ है पिकोमीटर, इसका जो बॉन्ड लेंथ दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन में। तो P4 अणु के जिसमें कोण 60 डिग्री है में कोणीय तनाव के कारण हवा की उपस्थिति में यह आसानी से आग पकड़ता है। अब देखिए इसमें हमने पिछले गुण में देखा था कि ये आसानी से आग पकड़ता है। और P4O10 के घने सफ़ेद धुएं को बाहर निकालता है। तो ये देखिए यहाँ पर रिएक्शन भी दिया हुआ है कि जो P4 है डायरेक्टली ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, माने वायु में, खुली वायु में, तो ये P4O10 बना करके सफ़ेद धुएं के रूप में बाहर निकलता है आग पकड़ने के बाद। और उसके बाद फिर कई दिनों तक निष्क्रिय वातावरण में 573 केल्विन ताप पर अगर P4 को गर्म करें तो लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर कई दिनों तक निष्क्रिय वातावरण में 573 केल्विन पर सफ़ेद फास्फोरस को गर्म करने पर लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। और उसके बाद उच्च दबाव में इसे और गर्म करने पर काले रूप के चरणों की एक श्रृंखला बनती जाती है। ये देखिए लाल। अब उसके बाद हम देखते हैं लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस के गुण क्या है? ये लोहे की ग्रे चमक होती है, मैंने जो उसका जो चमक है वो ग्रे कलर की, राख के समान कलर की होती है ना। और उसके बाद फिर गंधहीन, और ये लाल फास्फोरस है लेकिन ग्रे चमक, मतलब उसमें कुछ स्लेटी चमक जैसे भी दिखाई देता है। और ये गंधहीन होता है और ये जहरीला नहीं होता है, नॉन पॉइजनस होता है। और उसकी घुलनशीलता पानी और कार्बन डाइसल्फाइड में
ये घुल जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ प्रिंट मिस्टेक हुआ है ना, कि पानी और कंडेंसर में ये भंग नहीं करता लिखा हुआ है, लेकिन ये कुछ प्रिंट हिंदी वर्ड जो है ये मतलब नहीं घुल सकता है। अंधेरे में चमक नहीं है, और उसके बाद अंधेरे में ये नहीं चमकता है, और रासायनिक रूप से सफ़ेद फास्फोरस लाल फास्फोरस की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। देखिए, सफ़ेद फास्फोरस हमने पहले पढ़ा, जो कि लाल फास्फोरस की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, और यह पॉलीमेरिक होता है। पॉलीमेरिक होने का मतलब इसमें P4 टेट्राहेड्रा की श्रृंखलाएं हैं जो एक साथ जुड़ी हुई हैं, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है, इसलिए इसे पॉलीमेरिक कहते हैं। देखिए इस प्रकार से, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बाहर की ओर 1 2 3 4 और सामने 5, तो इस प्रकार से ये पॉलीमेरिक रूप में इस प्रकार से उसके जो लाल फास्फोरस उसकी संरचना दिखाई देती है। लाल फास्फोरस की संरचना भी आप बुक में देख सकते हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं काले फास्फोरस की संरचना, सॉरी गुण के बारे में। अल्फा काला और बीटा काला, देखिए दो प्रकार के हैं, अल्फा काला और बीटा काला। काले फास्फोरस के दो रूप हैं। काले फास्फोरस के जब गुण हम पढ़ रहे हैं तो उसमें याद रखिए आप कि काले भी दो प्रकार के, अल्फा काला और बीटा काला, इस प्रकार से दो रूप होते हैं फास्फोरस के। जब लाल फास्फोरस 803 केल्विन पर एक सील ट्यूब में गर्म किया जाता है तो एक अल्फा काला रूप बनता है, और यह हवा में उदासीन हो सकता है या हवा में ऑक्सीकरण नहीं करता, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अधिक दबाव पर और बहुत ही अधिक दाब देने पर ये काला फास्फोरस जो है प्राप्त होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि 473 केल्विन पर उच्च दबाव के कारण से सफ़ेद रूप को गर्म किया जाता है, तो उस समय भी काला फास्फोरस हमें मिलता है, और ये हवा में नहीं जलता। इस पदार्थ के काले रूप की संरचना इस प्रकार से होती है, आप देख सकते हैं डायग्राम में कि काला फास्फोरस इस प्रकार के स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो काला फास्फोरस, हमने फास्फोरस के बारे में यहाँ तक देखा कि लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस और सफ़ेद फास्फोरस, है ना। और अब हम देखते हैं कि फास्फोरस के यौगिक। तो फास्फोरस के यौगिक में हम सबसे पहले हम देखते हैं फास्फीन। ये फास्फीन एक फास्फोरस का ही एक यौगिक है, और ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है फास्फीन। फास्फीन जो है एक रासायनिक पदार्थ होता है, यौगिक है, जो ऑर्गोफॉस्फोरस यौगिकों के समूह से संबंधित है। यानी ये ऑर्गोफॉस्फोरस मैंने कार्ब फास्फोरस यौगिक से संबंधित यौगिक है। अब इस यौगिक को पहली बार फिलिप गेजेम्ब्रे ने 1783 में प्राप्त किया था। उन्होंने पोटेशियम कार्बोनेट के एक जलीय घोल में फास्फोरस को बहुत ही गर्म करने के बाद, है ना, इस फास्फीन को प्राप्त किया, और पोटेशियम कार्बोनेट को के जलीय घोल में फास्फोरस को गर्म करने के द्वारा से फास्फीन प्राप्त होता है। फास्फीन का रासायनिक सूत्र PS3 है, और इसकी संरचना जो है त्रिकोणीय पिरामिडी होती है, और इसकी बंध लंबाई आप देख रहे हैं 1.42 एंगस्ट्रॉन है, और इसके HPH, यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रक्चर में HPH जो उसके बंध कोण 93.5 डिग्री है, PS3 है। देखिए संरचना, तो इसके बॉन्ड की लंबाई अभी हम पढ़ रहे थे कि इसके बॉन्ड की जो लंबाई है 1.42 एंगस्ट्रॉन है। PS3 फॉस्फीन। अब हम बनाने की विधि में देखते हैं कैल्शियम फास्फाइड। यहाँ पर देखिए पहला रिएक्शन दिया हुआ है, कैल्शियम फास्फाइड और पानी के साथ जब हम उसे गर्म करते हैं तो हमें देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बनता है, और उसके मुख्य रूप से हमारा जो मेन प्रोडक्ट है फास्फीन प्राप्त होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पर मेन प्रोडक्ट फास्फीन। उसके बाद हम दूसरा रिएक्शन देखिए, कैल्शियम यहाँ पर HCl से क्रिया करा है ना, दोनों से, पानी के साथ फिर HCl के साथ अभी क्रिया कराते हैं। तब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि PS3 है, देखिए फास्फीन बन रहा है, और कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर अलग हो जाता है। तो ये फास्फीन बनाने की बहुत ही सरलतम विधि आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है। उसके बाद प्रयोगशाला में जब हम फास्फीन बनाते हैं तो देखिए फास्फोरस और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर, तीनों की क्रिया कराते हैं। तब फास्फोरस जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ क्रिया करके फास्फीन में बदल जाता है, और यहाँ सोडियम हाइड्रोजन फास्फाइड जो है ये क्या होता है, बाहर हो जाता है। तो ये मेन प्रोडक्ट हमारा फास्फीन यहाँ पर मिलता है। हमको याद रखना है कि फास्फोरस की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर से कराई गई है। तो प्रयोगशाला विधि है, और इस प्रकार से हम प्रयोगशाला विधि में इस बात को सीखते हैं।
अब उसके बाद हम भौतिक और रासायनिक गुण देखेंगे फास्फीन के। फास्फीन की भौतिक गुण जो है, यह एक रंगहीन गैस है, इसमें जिसमें सड़ी हुई मछली की गंध आती है ना। यह अत्यधिक जहरीली गैस है। पीएच3 या फास्फीन जो है पानी में विलेय है, कार्बनिक सॉल्वेंट में भी घुलनशील है। और उसके बाद हम देखते हैं पीएच3 जब माने फास्फीन जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया करता है तो यह इलेक्ट्रॉन को अपनी जोड़ी को दान करके लुईस बेस की तरह कार्य करता है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फास्फीन जब हाइड्रोजन आयोडाइड एच से क्रिया करता है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी जोड़ी दान करने के द्वारा से ये लुईस क्षार की तरह कार्य करता है। सामान्य परिस्थितियों में यह एक गैर दहनशील गैस है। ठीक है, मतलब ये जलती नहीं है ना, लेकिन गर्म होने पर यह आग पकड़ लेती है। ऐसे तो नहीं जलेगी, लेकिन गर्म होती है तब ये आग पकड़ सकती है, और जिसके परिणाम स्वरूप फास्फोरिक एसिड बनता है। तो ये इसके भौतिक गुण है ना। और उसके बाद हम इसके रासायनिक गुण भी देख रहे हैं इसी में, कि ये गर्म होती है तब ये आग पकड़ लेती है, और जिसमें फास्फोरिक एसिड बनता है। फास्फीन का उपयोग देखेंगे हम, कि फास्फीन का उपयोग बहुत सारे क्षेत्रों में होता है, जैसे कि अनाज, पशु चारा और पत्ती संग्रहित तंबाकू, और एक कृंतक के रूप में धूमन लिखा हुआ है। देखिए फ्यूमिगेशन के लिए एक कीटनाशक के रूप में किया जाता है। मैंने उसको स्पेशली जब वो उसको जब लाते हैं फैक्ट्रीज में या किसी स्थान पे, तो उसको मतलब उसको सुखाने के तौर पे इसका उपयोग किया जाता है। बाद में उसे कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है फास्फीन का। फिर फास्फीन का उपयोग यहाँ देख रहे हैं सूती कपड़ों के लिए, जो फ्लेम रिटार्डेंट्स बने, जब मैंने कपड़े को जलने से बचाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। मैंने उसमें मिलाया जाता है फास्फीन को सूती कपड़ों के लिए फ्लेम रिटार्डेंट्स के संश्लेषण में। और उसके बाद फिर हम तीसरा उपयोग नीचे देख रहे हैं, एन प्रकार के अर्धचालक। हमने अर्धचालक के बारे में पहले भी पढ़ा है ना, और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं अर्धचालक जो होते हैं उसके बारे में। तो अर्धचालक जो है एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं, जिसमें एन प्रकार के अर्धचालक जो है उन्हें उनके पॉलीमराइजेशन सर्जक और एक संक्षेपण उत्प्रेरक के लिए डोपिंग एजेंट के रूप में फास्फीन का उपयोग किया जाता है, डोपिंग एजेंट के रूप में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं फास्फीन के बारे में, कि फास्फीन के बनाने की विधि, गुण और उसके उपयोग को हमने देखा। और उसके बाद फास्फोरस के हैलाइड्स को जरा हम देखेंगे। हमारे पास टाइम क्योंकि लगभग हो चुका है, फिर भी थोड़ा सा टाइम है इसमें। फास्फोरस के हैलाइड्स देखिए, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, दो प्रकार के हैलाइड्स होते हैं। फास्फोरस PX3 और PX5। एक्स का मतलब हैलोजन है, हैलाइड्स हैं जो कि PCl3 या PF3 ऐसे है ना, और PCl5 इस प्रकार से हम देखते हैं। तो ये एक्स का मतलब हैलोजन है। तो दो प्रकार के हैलाइड्स होते हैं, PX3 और PX5। एक्स का मतलब मैंने बताया कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाने की विधि हम देख सकते हैं यहाँ पर। एक्चुअली टाइम हो गया है, इस कारण से हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ पाएंगे। आज का भी समय हो चुका है, इसलिए हम क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे, है ना। और आपके पास समय होगा कि आप